अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मजहर मलिक। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की ये सच्ची और खौफनाक कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये मुझे भेजी है अनुभव ने, रामपुर कोटद्वारा, तहसील ऑफ पौरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश। अनुभव, हो सकता है प्रोनाउंसिएशन में मुझसे गलती हो गई हो तो उसके लिए माजरत। ये कहानी है उस नौजवान की जिसका नाम था बाला। अनुभव कहते हैं हमारे इस गांव की ये मशहूर व मारूफ कहानी है। बाला अपने मां बाप की अकलौती औलाद था। उसका बाप तांगा चलाता था और उसके यहां सिर्फ एक ही बेटा हुआ था जिसका नाम उन्होंने बाला रखा था। मां और बाप दोनों का रंग इतना साफ नहीं था, गंदमी सा, और धूप में काम करने की वजह से वो मजीद काला सा हो गया था। लेकिन बाला एक गोरा चिट्टा लड़का उनके यहां पैदा हुआ था। बाले का बाप तांगे पे इसी गांव के लोगों को सवार करके 15 किलोमीटर दूर बना हुआ लारी का वो अड्डा जहां पे बस आकर रुकती, गांव के लोगों को वहां पहुंचाता और वहां पे उतरने वाली सवारियों को अपने तांगे में, अपने घोड़े पे बिठाकर रास्ते में जितने भी गांव पड़ते उन गांव में उतारता और शाम होने से पहले पहले या कभी कभी रात तक वो अपने घर पहुंच जाता। बाला जैसे जैसे बड़ा हो रहा था, कद काट ऐसा निकल रहा था कि देखने वाले कहते कि क्या खूबसूरत नौजवान है। रंग वैसे ही साफ शफाफ था, चेहरे के नक्श भी खूबसूरत, आंखें, नाक, कान, होंठ सब खूबसूरत। और ऊपर से अभी लड़का ही था कि उसको पहलवानी का शौक पड़ गया। उन दिनों में छोटे छोटे मेले ठेले लगते थे। उनके गांव में भी एक मेला आता था और उस मेले में एक बड़े से पत्थर को रख दिया जाता जिसपे सब जोर आजमाई करते और उस पत्थर को उठाने की कोशिश करते। अक्सर उसमें नाकाम हो जाते। और वहीं उनके गांव के अंदर कबड्डी के मुकाबले भी होते जो कभी कभार होते। उसके गांव के भी कुछ बेहतरीन पहलवान गुजरे थे, लेकिन शायद अब वहां कोई पहलवान नहीं था, तो वो शौक बाले के अंदर पैदा हुआ। उसी गांव में मौजूद एक पुराना पहलवान जो अब बूढ़ा हो चुका था, वो उसकी शागिर्दी में जाता, उसको दाव पेच सिखाता और वो अखाड़े में अपने जिस्म को कसरती बनाता, वर्जिश करके एक आज के मॉडर्न बॉडी बिल्डर की तरह अपना जिस्म बनाता। वो उठक बैठक करता, पुशअप लगाता। वालिद जो कमा कर लाते उससे उनका अच्छा गुजारा हो रहा था। एक सस्ता सा दौर था, महंगाई थी नहीं, सब कुछ अवेलेबल था, दूध, मक्खन सब कुछ खाने को मिल जाता। एक गांव की जिंदगी थी। यूं बाला न सिर्फ शक्लो सूरत, कद काट, बल्कि एक जोर आजमा लड़का भी बन रहा था। अब वो जवान हो चुका था। रोज सोचता अब वो क्या काम करे, अपने बाप का हाथ बटाए। बाप बहुत ज्यादा बूढ़ा तो नहीं, लेकिन एक उम्र रसीदा तो हो चुका था। अभी वो सोच ही रहा था कि बाप की किस तरह की मदद करे कि उस पर एक कयामत टूट पड़ी। बाप इस दुनिया से चला गया। बाप की इस अचानक मौत ने बाले को हिलाकर रख दिया। अब घर में एक बूढ़ी मां और बाला बचे थे। शुक्र है घर, वो कच्चा सा घर उनका अपना था। वो इतना बड़ा था कि जब वालिद शाम को आता तो घोड़े के पीछे वो जो तांगा होता वो बाहर खड़ा करता और घोड़े को लेकर अंदर आ जाता। घर के सहन के अंदर एक जगह पे घोड़े को बांध दिया जाता और वहीं पे एक कच्चा सा कमरा घोड़े के लिए था। सर्दियों जब आती, शदीद धुंध पड़ती, तो उसी कमरे में घोड़े को बांधा जाता। 2 कमरे
उनकी रिहाइश के लिए थे और एक बड़ा सा सहन। वहीं जब बाप घर में दाखिल होता तो बाले की मां उसके आगे रोटी रख देती। वो हाथ मुंह धोकर रोटी खाने के लिए बैठता तो बाला भागकर घोड़े को चारा डालता, उस पे खरखरा फैलता, उसका ख्याल रखता। बाप के यूं अचानक चले जाने से वो सारी जिम्मेदारी उसके ऊपर आ गई। अब उस घर का खर्चा, वही एक तांगा ही था जिसकी मदद से घर का खर्चा चलता था, उसने बाप वाला वही काम पकड़ लिया। उसी तरह अब वो सुबह सुबह तांगा लेकर गांव के लोगों को उस पर सवार करता, और जिसको आज बस स्टैंड कहते हैं, उस वक्त वो उसको लारी अड्डा बोलते। 15 किलोमीटर दूर उस लारी अड्डे पे पहुंच जाता। उनको उतारने के बाद इंतजार करता रहता कोई और लोग जो उस लारी से उतरें और उनको उनके गांव तक वो छोड़ दे। अब उसकी मां को फिक्र लाहक हुई कि वो बाले की शादी कर दे, और मां उसके लिए वाकई एक गरीब घर की लेकिन इंतहाई हसीनो जमील बीवी उसके लिए ढूंढ कर लाई, जिसको देखकर बाला हैरान रह गया। जब वो दुल्हन बनी उसके कमरे में बैठी थी और बाला अपने कमरे में दाखिल हुआ तो ये जैसे ही उसने उसका घूंघट उठाया तो परेशान रह गया। जैसा वो हसीनो जमील था वैसे ही उसकी बीवी खूबसूरत थी। गीता का घूंघट उठाते ही वो उसका दीवाना हो गया और यूं दोनों में बेइंतहा प्यार हो गया। गीता अपनी जगह पर खूबसूरत और बाला अपनी जगह पर खूबसूरत था। शादी के 1.5 साल बाद उनके यहां एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम उन्होंने राहुल रखा, और राहुल के पैदा होते ही राहुल की दादी यानी बाले की मां इस दुनिया से चल बसी। अब इस घर के अंदर 3 लोग रहते थे, बाला, उसकी बीवी गीता और उनका बेटा राहुल, और चौथा था उनका वो पालतू घोड़ा जिसके साथ बकायदा बाला इतना मानूस हो चुका था, बकायदा उससे बातें करता, और घोड़ा भी बाले के साथ ऐसे मानूस हो चुका था जैसे हिनहना कर जवाब देने की कोशिश करता कि समझ गया हूं। उन्हीं दिनों गांव के अंदर एक वाकया हुआ। जिस जगह पे ये गांव बना हुआ था वो एक नदी के किनारे था और उसके साथ ही एक घना जंगल था। ये एक ऐसा जंगल था जिसके मुतालिक लोगों का ख्याल था कि जो लोग लकड़ियां काटने के लिए जंगल के अंदर जाते हैं तो वो ज्यादा घने जंगल के अंदर ना जाएं, क्योंकि जब रातों को वो अपने गांव में सो रहे होते थे तो मुख्तलिफ जानवरों के धाड़ने की आवाज, जिसमें शेर, चीता और कभी कभी हाथी के धाड़ने की आवाज भी सुनाई देती। दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में जंगल अब भी मौजूद हैं, जानवर वहां भी हैं, लेकिन इंडिया में आज भी चीता बहुत ज्यादा पाया जाता है। हाथी वो लोग पालते हैं। वक्त के साथ मुख्तलिफ जंगलों में जानवर गायब हो चुके, लेकिन इंडिया के कुछ जंगलों में अब भी ऐसा, बल्कि आए दिन वहां पे तो रोड्स के ऊपर चीता देखा जा सकता है जो जंगल से निकल के सड़कों पे फिर रहा होता है। जब वो एक दिन घर पहुंचा तो उसकी बीवी जो उसका इंतजार कर रही थी, घोड़े को उसने प्यार किया और कहा, शाबाश, आज फिर तेरी वजह से मुझे रिस्क मिला है। तेरी भाग दौड़ की वजह से, सवारियों को उनकी जगह पे छोड़ने की वजह से फिर मेरे घर का चूल्हा जलेगा। हाथ मुंह धो के पहले उसने अपने घोड़े को घास वगैरह, चारा वगैरह डाला कि पहले तेरा हक है खाने का। फिर वो अपनी बीवी से बोला, गीता अब खाना दे दे। गीता उससे पूछती कि आप घोड़े को पहले खाना क्यों देते हैं? तो कहता, इसी ने तो कमा के दिया है, पहला हक इसी का है। वो अपने घोड़े से बेइंतहा बातें करता, और उस रात जब वो अपने घर पहुंचा तो बीवी को परेशान देखकर पूछा, खैर है, क्या हुआ? तो वो बोली, आज गांव में सुनने को आया है एक शख्स की लाश मिली है। क्या हुआ उसको? किसी ने, सांप ने डस लिया या किसी जंगली जानवर ने हमला कर दिया? नहीं बाले, उसके जिस्म पे कोई भी सांप के डसने का निशान भी नहीं था, और अगर किसी जानवर ने हमला किया होता तो उसके भी तो निशान होता, उसके जिस्म पे कोई निशान नहीं था। तो फिर कैसे मरा? पता नहीं बाले, गांव वाले बताते हैं कि जब वो पहुंचे हैं तो उन्होंने देखा उसकी आंखें खौफ से खुली हुई थीं और वो मुर्दा जमीन पर पड़ा हुआ था।
मैंने तो अजीब सी बातें सुनी है। क्या क्या बात सुनी है? गांव वाले कहते हैं जंगल में आत्माएं होती हैं, वहां पे चुड़ैलें होती हैं। मुझे लगता है उसने किसी आत्मा को या किसी चुड़ैल को देख लिया या किसी बदरू को देख लिया। बाला एक जोरदार कहका लगाकर हंस पड़ा। अरे कहां से आत्माएं, कहां से चुड़ैलें आ गई? अगर होती भी हैं तो उनका इंसानों से क्या ताल्लुक? वो अपना इंसानों से दूर अलग थलग रहती हैं। मैं तो जब पहलवानी करता था उस वक्त मेरी ख्वाहिश होती थी कि इस दिन चुड़ैल, कोई आत्मा मेरे सामने आ जाए, मैं तो गर्दन से पकड़ लूंगा। वो तो उसका किस्मत अच्छी थी उन आत्माओं की, उन बलाओं की, उन बदरूहों की कि मेरे सामने नहीं आई, नहीं तो मैंने तो पहलवान की तरह उनको गर्दन से पकड़ना था और दोनों हाथों से उठा के ऐसा जमीन पे पटक देना था कि वो सारी जिंदगी याद रखती कि किस पहलवान से, किस बाले से पाला पड़ा है। वो अपने छाती पे हाथ मार के ऐसे फखरिया अंदाज में कहता कि उसकी बीवी हंस पड़ती, कहती, ए बाले तू रोटी खा, ये कोई पहलवानी नहीं है। मैं जानती हूं तुझे पहलवानी का बहुत शौक था, तो मुकाबले भी लड़ना चाहता था, लेकिन अब्बा की मौत ने तुझे तोड़ डाला और तू उस तरफ नहीं जा सका। लेकिन बाले कभी ये ख्वाहिश भी ना करी कि कभी कोई बदरूह, कोई आत्मा, कोई चुड़ैल, कोई जिन, कोई भूत तेरा रास्ता काट ले, तेरे सामने आ जाए। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूं, तू मुझसे प्यार करता है ना? तो कहता, ये कैसा सवाल कर रही है, तुझसे ही तो प्यार करता हूं। तो बोलती, अब हम 2 नहीं 3 हैं, हमारा राहुल भी तो है, हमें उसके लिए जीना है। मैं तो उस वाकये से डर गई हूं, जिस बंदे की गांव में मौत हुई है, यकीनन उसके साथ कुछ बुरा हुआ है और उसने मुझे भी डरा दिया है, लेकिन तू कभी भी ऐसा ना करी। वो बोला, हाँ हाँ ठीक है, कभी ऐसा नहीं करूंगा, बहुत भूख लगी है, चल अब मुझे खाना दे दे। बीवी ने बाले के सामने खाना रख दिया और वो खाना खाने लग गया। उसको गांव वालों ने बताया कि फिर से गांव के अंदर पहलवानी के मुकाबले हो रहे हैं। उसकी बहुत ख्वाहिश थी कि आज वो छुट्टी करे और मुकाबला भी देखे और खुद मुकाबला लड़े, लेकिन वो जिम्मेदारी जो उसके घर का सर्कल चलाती थी, उनके पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं था, लेकिन वो तीनों, मियां बीवी और बच्चा, खुश इसलिए थे कि किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता था। लेकिन अगर कभी सवारी ना मिले तो परेशानी जरूर हो जाती थी कि चूल्हा कैसे जलेगा। लेकिन उस दिन जब पता चला आज पहलवानी के मुकाबले हैं, तो बीवी उससे बोली, ए बाले मुझे पता है तुझे बहुत शौक है, कल परसों का मैं बंदोबस्त कर लूंगी, जा आज तू मुकाबला देख। तो बोला, चल तू भी मेरे साथ चलेगी? हाँ चल, मैं भी और राहुल भी चलेंगे। वो पहुंच गए और वहां पे गांव का वही बुजुर्ग पहलवान जिससे वो पहलवानी सीखता था, उसने जाके उनसे कह दिया कि मेरा पट्ठा, उसको शागिर्द को वो लोग पट्ठा बोलते हैं, मेरा पट्ठा भी लड़ेगा आज। तो अनाउंस हो गया, स्पीकर तो नहीं होते थे वैसे, जिस तरह बोलते थे कि आज बाला भी पहलवान में अखाड़े में लड़ेगा। बाला इसके लिए तैयार नहीं था, लेकिन गांव के लोगों को जो पता लगा कि उनके गांव में अब भी किसी को शौक है, काफी लोग तो जानते थे, किसी को नहीं पता था कि उनके गांव का बाला भी है जो पहलवानी का शौक रखता है। तो सब ने तालियां बजानी शुरू कर दी, मजबूरन उसको अपनी जगह से उठना पड़ा। उसकी बीवी भी बोली, सब तालियां बजा रहे हैं, जा ना। वो परेशान हो गया, उसका पहला मुकाबला था। वो अपनी जगह से तो उठकर खड़ा हो गया, तो वो जो बोल रहा था उसने आवाज देकर कहा, बाले आगे आ जा, तेरा हम पला तेरा मुंतजिर है। सेम उसी कद काट का पाले के मुकाबले का एक पहलवान मौजूद था। पहला मौका था कि वो लड़ने जा रहा था। दाव पेच क्या होते हैं, एक पहलवान किस तरह का लिबास पहनता है, लंगोट किस तरह बांधता है, ये तो सब उसको आता था, लेकिन वो घर से तैयार होकर नहीं आया था। वहीं पे उसने लंगोट बांधा और अखाड़े में आ गया। लेकिन जो बाले के सामने पहलवान खड़ा था वो जिसामत में बाले से बहुत ज्यादा ताकतवर था। कद काट तो बाले का था, फुर्तीला तो बाला था, लेकिन वो ज्यादा मंझा हुआ पहलवान था जिसके बारे में यह था कि उससे जीतना बहुत मुश्किल है। ना सिर्फ वो दाव पेच जानता था बल्कि कई मुकाबले जीत चुका था। जहां गांव वालों ने बाले के हक में तालियां बजा दी थी, वहां पे सब ये भी परेशान थे कि इससे बाला जीत तो नहीं सकता, चलो फखर की बात है, हमारा कोई पहलवान तो है। मुकाबला शुरू हुआ, लेकिन बाले ने जिस अंदाज में दाव पेच लगाए और उस पहलवान को उठाकर
नीचे फेंका और जिस तरह वो कबड्डी का मुकाबला जीत गया तो सारा गांव परेशान हो गया। कोई सोच भी नहीं सकता था इस पहलवान को कोई हरा सकता है, और पहली दफा लड़ने वाला बाला जीत चुका था। उसको कंधों पे उठा लिया गया, उसको काफी पैसा दिया गया। उस वक्त के पहलवानों को लोग पैसे पकड़ाते थे। यूं वो खुशी खुशी घर वापस आए। उसकी बीवी और बहुत खुश थे, उसका बेटा भी बहुत खुश था। पहली दफा कबड्डी लड़ी थी और वो जीत गया था। गांव में वो सबका फख्र बन गया था, एक ऐसे पहलवान को हरा के जिसको हराना बहुत मुश्किल था। अब गांव वाले उसकी बेइंतहा इज्जत करते। एक दिन सर्दियों के दिन थे। अब होता ये कि वो कोशिश करता, हर तरफ धुंध फैल जाती, मुश्किल हो जाता, तो वो कोशिश करता जल्द अपने घर पहुंच जाए। उस दिन शदीद सर्दी पड़ रही थी। वो लारी अड्डे पे मौजूद था। सुबह एक सवारी लेकर गया था, लेकिन जब वो सुबह अपने घर से निकला तो गांव के अंदर कोई सवारी नहीं थी जिसको वो लारी अड्डे लेकर जाता। तो ऐसे ही बगैर सवारी के लारी अड्डे पहुंच गया। अब वो मुंतजिर था कि बस आकर रुके और किसी सवारी को वो गांव में छोड़े और वापस जाए। यहां तक कि शाम होने लगी और अभी तक कोई सवारी नहीं आई थी। परेशान सा हो गया कि आज खाली घर हाथ जाऊंगा। बीवी मुंतजिर होगी, बेटा मुंतजिर होगा, तो आज ना कमाया तो क्या, कैसे घर जाऊंगा। कुछ देर रुक जाता हूं। फिर वो कुछ देर रुक गया और आखिरकार एक सवारी उसको मिल गई। उसने सवारी उठाई। उसको छोड़ते और घर पहुंचते काफी देर हो गई। जब वो रात को 8-9 बजे करीब, टाइम तो नहीं देखते थे कि अंदाजा होता था, 8-9 बजे पहुंचा तो बीवी बहुत परेशान थी। 4-5 बजे जो सर्दियों के दिनों में वापस आ जाता था, वो 9-10 बजे वापस आ रहा था। तो बीवी को दरवाजे पे मुंतजिर पाया। जैसे देखा बाला बाहर आ गया है। पूरा गांव अंधेरे में डूबा हुआ था। आज धुंध भी तो बहुत ज्यादा थी। वो उससे देखकर बोली, बाले तू कहां रह गया था, मेरी तो जान निकल गई थी। उसको देखकर बोला, पगली हो गई है क्या? कभी सवारी मिलती है, कभी नहीं मिलती। ये तो हवाई रोजी है, तू जानती भी है, तो तू परेशान क्यों होती है? अरे मैं कभी कभी लेट हो सकता हूं, इसमें ऐसी कोई परेशानी नहीं। वो बोली, बाहर ठंड भी कितनी है। मैं तो परेशान थी तुझे ठंड ना लग जाए। मैं इस मौसम की वजह से बहुत परेशान थी। पाले तू एक काम कर, जितनी ठंड है अभी 3-4 दिन छुट्टियां कर ले। अच्छा, तेरी ख्वाहिश पे मैं 3-4 दिन छुट्टियां कर भी लूं तो फिर आगे क्या होगा? ये सर्दियां खत्म तो नहीं हो जाएंगी। सर्दियां तो इसी तरह रहेंगी ना पगली। अब्बा भी तो ऐसे करता था, इसी मौसम में जाता था। मुझे भी ऐसे ही काम करना होगा। बस तो अपनी आदत बना ले, कभी मैं लेट भी हो जाऊं तो परेशान मत हो गया कर। वो परेशान होकर बोली, मैं तो गांव वालों के पास जाने लगी थी कि कोई आपका पता करे। अरे ना बाबा, मैं वापस आ तो गया हूं। एक बात जहन में रखी, आगे भी लेट हो सकता हूं, परेशान ना हुआ कर। इसी तरह मौसम आज फिर दिन सारा बारिश होती रही थी। अब हर जगह पे कीचड़ बन गया था। सुबह से अभी भी कोई सवारी नहीं मिली थी। आज फिर से वो इंतजार में था कि कोई सवारी मिले तो मैं घर जाऊं। अब घड़ियां तो थी नहीं। सुबह से बारिश आई हुई थी। सुबह से बादलों ने आसमान को ढांप रखा था। सुबह से ही रात का मंजर पेश हो रहा था। घुप अंधेरा हुआ था। बारिश होती, रुक जाती, आसमानी बिजली चमकती, बादल जोर जोर से गिड़गिड़ा रहे थे कि सवारी का इंतजार करते करते शाम से रात हो गई। उसको पता ही न चला कि कितना टाइम हो गया है। अब वो मायूस सा हो गया कि शायद आज सवारी और ना मिल सके, मुझे घर जाना चाहिए। वो जैसे ही वहां से निकलने लगा तो उसको एक लड़की और एक लड़का नजर आए। वो चलते हुए उसके पास आ गए और उससे बोले, हमें फलां गांव जाना है। अब वो गांव दूसरी तरफ था और उसका गांव दूसरी तरफ था। टाइम पहले ही बहुत हो चुका था। वो ऐसी सवारी का मुंतजिर था जो उसके गांव की तरफ जाती, लेकिन खाली हाथ जाना भी ठीक ना था। वो बोले, बाबूजी, इस वक्त कोई और सवारी नहीं मिलेगी। यही एक घोड़ा है,
इसी पे ही आपको जाना होगा। ठीक है, मजबूरी है, आप मेहमान हैं, मैं आपको छोड़ देता हूं। तो वो लड़का बोला, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी, आप जितना पैसे कहेंगे मैं आपको दे दूंगा। हम शहर से आए हैं, पहली दफा आए हैं, यहां कोई जानने वाला भी नहीं है और यहां पता भी नहीं, हम यहां तक तो पहुंच गए, आगे क्या सिस्टम है हमें नहीं पता। अगर आप भी हमें ना छोड़कर आए तो हम रात कहां गुजारेंगे। उनकी परेशानी को देखकर बाला समझ गया, एक दर्दमंद इंसान था कि हां मैं भी ना लेके गया तो ये कैसे जाएंगे। कहा कोई बात नहीं, आप बैठिए। वो दोनों बैठ गए। अब रास्ते में कीचड़ था, तांगे के वो जो लकड़ी के बने हुए बड़े बड़े गोल पहिए थे वो फंस रहे थे। कभी कीचड़ में फंस जाते तो वो नीचे उतरता और पीछे से धक्का देता, घोड़े को चाबुक मारता और आगे की तरफ बढ़ता। करते करते अब वो रास्ता आ गया जहां सीधा वो गांव की तरफ जाता था और दूसरी तरफ का रास्ता दूसरे उस गांव की तरफ जाता था जो जंगल से गुजर कर जाना था। अपना तांगा चलाता हुआ उसी जंगल वाले रास्ते से गुजरता हुआ उनके गांव की तरफ जा रहा था। वो दोनों लगता था शहर से आए हुए हैं, पहली दफा उनको डर भी लग रहा था। बारिश भी आज, कीचड़ भी आज, बिजली भी चमक रही थी और जंगल के जब रास्ते से गुजर रहे थे तो वो दोनों इस तरह सिमट कर बैठ गए जैसे खौफजदा हूं। तो बाला उनसे बोला, ना जी ना, मैं इधर आता रहता हूं, आप हमारे मेहमान हैं। मेहमान तो वैसे भी भगवान भेजता है, आपको मैं छोड़ के आऊंगा और जंगल से डरने की जरूरत नहीं है। यहां पे कई मखलूक होती हैं जंगल में, हमारे गांव वाले तो डराने वाली बातें करते हैं लेकिन मैं नहीं डरता। आप परेशान ना हो, कुछ हुआ तो मैं हूं ना। वो इनको इस तरह हौसला देता हुआ जा रहा था कि वो दोनों जो खौफ की वजह से दबके हुए थे उसकी हां में हां तो मिला रहे थे लेकिन फिर भी डरे हुए थे कि एक तांगे वाले के साथ हम बैठ तो गए हैं, रात का टाइम है, ये कहीं हमें नुकसान ना पहुंचा दे। यहां तक कि वो गांव आ गया और वो बोला, ले जी आपका गांव आ गया, अब आप आराम से जा सकते हैं। वो दोनों नीचे उतरे, बिल्कुल सामने गांव था, वो वहां रुका रहा। कहा, आप पता करें जी किससे मिलना है आपको। तो वो नीचे उतरे, एक दरवाजे को खटखटाया गया, थोड़ी देर तक कोई बाहर आया आवाज देता हुआ, कौन है। तो उन्होंने कहा, जी हम हैं। बाला नीचे उतरा और उनसे बोला, जी मैं बाला हूं, बाला साथ वाले पिंड से आया हूं, ये मेहमान आए हैं, फलां के मेहमान हैं। वो चाहता था उनको घर तक छोड़े क्योंकि रात बड़ी खौफनाक थी बारिश की वजह से। यूं खैर उसने उनको उनके घर वालों के जब हवाले किया तो वो दोनों, लड़का और लड़की जो मियाँ बीवी थे, इतने खुश हुए, उन्होंने जो किराया तय किया था उससे भी ज्यादा किराया दे दिया। वो बोला, ना जी ना, आप मेहमान हैं, जितना किराया हुआ था उतना आप लें। तो वो बोले, अरे भाई तुम सोच भी नहीं सकते टैक्सी वाले कितना किराया लेते हैं, तुमने तो कुछ लिया ही नहीं, ये हमारी खुशी है, रख लो ये। उन्हें किराया दे दिया ज्यादा। उनकी खुशी की खातिर उसने किराया रख लिया और तांगे में सवार होकर घर की तरफ चल पड़ा। अब उसको अंदाजा हुआ कि बहुत ज्यादा लेट हो चुकी है, वो मेहमान थे, उनको छोड़ना बहुत जरूरी था, ऊपर से वो डरे हुए थे, अब घर की तरफ जाऊं। उसी कच्चे रास्ते से तांगा जा रहा था लेकिन कीचड़ की वजह से ज्यादा तेज तांगा चल नहीं पा रहा था। उसके लकड़ी के बड़े बड़े जो पीछे तांगे के पहिए थे वो कीचड़ की वजह से अक्सर फंसते थे। उसी कच्चे रास्ते से गुजरते गुजरते उसने उल्टे हाथ पे देखा तो वहां पे एक झोंपड़ी सी बनी हुई थी और उस झोंपड़ी के अंदर आग भी जल रही थी। और तभी उसकी निगाह उस आग की वजह से रोशनी फैल गई थी। उसने देखा कि उस झोंपड़ी के बिल्कुल पास ही एक औरत बैठी है और इस अंदाज में बैठी है जैसे किसी सवारी की मुंतजिर हो। ना चाहते हुए भी उसने घोड़ा रोक दिया हमदर्दी की नीयत से कि इस बारिश में अगर वो निकल के बाहर बैठी है यकीनन किसी मुसीबत में है, किसी परेशानी में है, या फिर हो सकता है सवारी के इंतजार में है। उसने तांगे को वहीं पे रोका तो तांगा बुदकना शुरू हो गया, अजीब से अंदाज में आवाजें निकालना शुरू हो गया, आगे पीछे होना शुरू हो गया। वो उससे बोला, ए रुक रुक रुक,
वो अपने तांगे को प्यार करता हुआ, सहलाता हुआ उसको संभालना शुरू हो गया कि मुश्किलों से तांगे को उसने संभाल लिया और चलता हुआ उस झोंपड़ी के करीब गया। वो खातून जो बैठी हुई थी उसने अपना घूंघट अपने मुंह के आगे कर रखा था, इस अंदाज में जिस तरह बाले की शादी हुई थी और उसकी दुल्हन घूंघट अपने पूरे मुंह को छुपा के बैठी थी उसी घूंघट से, और उसने उस घूंघट को उठाया था। उसी तरह वो घूंघट करके बैठी थी। गांव की लड़कियां, गांव की औरतें इसी तरह घूंघट करके रखती थी अपने चेहरे को छुपाने के लिए। वो जान गया, करीब जाके बोला, इस तूफानी रात में आपको कोई मदद की जरूरत है तो मैं रुक गया हूं। आपको कहीं जाना है तो मेरे पास तांगा है, मैं आपको छोड़ देता हूं। अगर कोई और मुसीबत है, कोई और परेशानी है तो मैं मदद करने को तैयार हूं। रात बहुत हो चुकी है और जंगल है और आप बाहर निकल के बैठी हैं, मैं इसलिए रुक गया हूं। यकीनन आपको किसी मदद की तलाश है, वरना कौन अपने घर को छोड़ के बाहर बैठता है। बताइए मैं आपकी क्या मदद करूं। खामोशी, दूसरी तरफ से बिल्कुल खामोशी रही। फिर से वो बोला, मेरी बहन, मैं आपसे मुखातिब हूं। आपको मेरी मदद चाहिए तो बताइए, मैं आपके लिए रुका हूं। मैं जो भी मदद कर सकता हूं मैं उसके लिए हाजिर हूं। बताइए मैं क्या मदद करूं आपकी। 2-3 दफा उसने पूछा, लेकिन आगे से उसी तरह वो घूंघट करके बैठी रही। उसने हाथों में चूड़ियां पहन रखी थी और उसी तरह गांव की रहने वाली औरतें जिस तरह अपने हाथों में चूड़ियां पहन के, घघरा टाइप पहन के घूंघट करके बैठी होती हैं, वैसी ही बैठी हुई। लेकिन उसने कोई जवाब ना दिया। तो उसने कहा, ठीक है जी, आपकी मर्जी। मैं तो इसलिए रुका था कि आपकी मदद कर सकूं। अगर आपको मदद नहीं चाहिए, चलता हूं जी। और मुड़ गया। जैसे ही अपने तांगे के पास पहुंचा तो तांगा फिर से उस तरह बदक गया था। अजीब सा टांगे उठा रहा था, बेइंतहा खौफजदा था, हिनहिना रहा था, अजीब सी आवाजें निकाल रहा था। वो समझ गया कि क्यों बेचैन हो गया है, क्या हो गया इसको। उसने उसको जाके पकड़ा और प्यार से जिस तरह तांगे को संभालते हैं कि रुक रुक, क्या हो गया है तुझे, और उसको कवर करना शुरू हो गया। उसको प्यार से संभालना शुरू हो गया कि वो था कि संभलने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो उसके ऊपर बैठ गया। अच्छा चल चल, पता नहीं तुझे क्या हुआ है, चल चल, और उसको चला दिया। जैसे उसने चलने के लिए कहा, तांगा इसके बावजूद कि कीचड़ था, दौड़ना शुरू हो गया। वो नहीं जानता था कि तांगा इतना खौफजदा है, क्यों डर रहा है। तांगा दौड़ रहा और उसने कहा, शायद इसको घर पहुंचने की जल्दी है, लगता है तुझे भूख लगी है, चल भाई तुझे चल के खाना दूं। हाँ, तू भी तो जानदार है ना, तुझे भी तो भूख लगती है। तांगा दौड़ता दौड़ता घर तक तो वो पहुंच गया और बीवी को फिर से आज बाहर मुंतजर पाया। वो बहुत परेशान थी, उसको अंदाजा ही नहीं था कितनी रात हो चुकी है। बीवी को दरवाजे पे खड़ा देख के उसने कहा, क्या हुआ है। वो बोली, टाइम नहीं देखा, इतना देर तो तुमने आज तक कभी नहीं की। तुमने मुझे पिछली दफा भी कहा था, लेकिन वो थोड़ी रात हुई थी, ये तो आधी रात बीत चुकी। उसने कहा, बस कोई सवारी इस तरह की आ गई थी। तांगा उसने घोड़े को अलग किया, कहा, इसको भूख लगी है, तू मेरा खाना लगा, मैं पहले इसको डाल लूं, पता नहीं इसको क्या हुआ है। वो अंदर लेकर गया, सर्दियां थी, घोड़े को अंदर जो कच्चा कमरा था उसके अंदर लेकर गया, उसका चारा उठा के उसके आगे डाला और मुंह हाथ धोकर खाने के लिए बैठ गया। बीवी ने पूछा, आज क्या हुआ। तो वो बीवी को सारा बताने लगा कि आज ये हुआ, इसलिए देर हो गई। सुबह वो उठा, उसने नाश्ता वगैरह किया और फिर वो जाने के लिए तैयार हुआ। जैसे ही वो उधर पहुंचा तांगे को लेने, घोड़े को लेने के लिए, तो क्या देखता है, रात वाला चारा वैसे का वैसे पड़ा हुआ है और तांगा जो नीचे बैठा होता था उसको देखकर खड़ा हो जाता था। रात का चारा वो खा चुका होता था। उसने देखा, उसने चारा भी नहीं खाया, हमेशा वो नीचे बैठा होता था। आज तांगा उठकर खड़ा हुआ था जैसे पहले से तैयार हो। उसको देखकर बोला, मुझे एक नाम याद आ रहा है, हमारे शहर में एक बहुत अरसा पहले एक रघु उसका नाम उसने रखा हुआ था, तांगा था, बहुत खूबसूरत था, वाइट सा, उसको रघु बोलता था। तो मैं यहाँ पे फर्जी नाम तांगे का रघु रख लेता हूँ, उन्होंने तो नहीं रखा कहानी में, मैं मुखातिब करने के लिए। तो उसने कहा, रघु क्या हुआ है।
तो उसको प्यार करना शुरू हो गया कि तूने रात ये भूख लगी हुई थी, तू पागलों की तरह भाग के भी आया, इतना तू वो कर रहा था, अब तूने खाया भी नहीं है, चल अब तो खा ले, काम पे जाना है। उसने उसको खिलाने की कोशिश की। घोड़े ने उसके कहने पे थोड़ा सा खा तो लिया, लेकिन जिस तरह वो खाता था उस तरह उसने खाया ही नहीं। वो घोड़े को लेकर काम पर चला गया, शाम को सवारियां लेकर वापस आ गया। इसी तरह रूटीन में आज चौथा दिन था, लेकिन बीवी ने भी उसको कह दिया था और वो भी महसूस कर चुका था, घोड़ा कमजोर से कमजोर होता जा रहा था, खाना पीना छोड़ दिया था। तो बीवी से बोला, मैं परेशान हुई, तो ये 4 दिनों में इतना कमजोर हो गया है, क्या हो गया, ये खा पी नहीं रहा। बीवी ने भी कहा, इसको तू डॉक्टर को दिखा, वह शहर पे चला जा इसको लेकर, शहर में सुना है जानवरों के भी तो डॉक्टर होते हैं, उसको दिखा, ये खा नहीं रहा, कमजोर से कमजोर होता जा रहा है, क्या हुआ है इसको। उसने कहा, सही कहती है, आज मैं इसको लेकर जाऊंगा। लेकिन अगले 1-2 दिन वो फिर से इस तरह मसरूफ हुआ, उसको याद ना रहा। लेकिन जब 7वें-8वें दिन उसने देखा घोड़ा तो बिल्कुल ही कमजोर हो गया है, उसने कहा, आज कोई सवारी मिलती है, मिले नहीं मिलती नहीं मिले, मैं आज इसको लाजमी डॉक्टर के पास लेके जाऊंगा। वो घोड़े को लेकर डॉक्टर के पास पहुंच गया। डॉक्टर को सारा उसने बताया। डॉक्टर उसको गोलियां लिख कर देने लगा कि ये लेकर इसको खिलाओ। लेकिन डॉक्टर ने उससे पूछा, ये बताओ, ये घोड़े की हालत कब से खराब है, हुआ क्या है। पता नहीं डॉक्टर साहब, खाना पीना छोड़ दिया है, जिसकी वजह से ये कमजोर से कमजोर होता जा रहा है। अच्छा एक बात बताओ, क्या नाम है तुम्हारा। मेरा नाम जी डॉक्टर साहब बाला है। बाला, ये बताओ क्या हुआ था इस घोड़े को, क्यों इसने खाना पीना छोड़ा, कुछ याद है तुम्हें। ना जी, और तो कुछ याद नहीं। हां याद आया, लेकिन वो आप क्यों सुनेंगे। चुप कर गया बाला। डॉक्टर उससे बोला, बाले, मैं इसलिए तुमसे पूछ रहा हूं, ये जो घोड़ा है इसकी हालत बताती है, इसकी आंखें बताती हैं, ये डरा हुआ है, ये डर गया हुआ है, अभी भी इतना बदक रहा है। तुम बताते हो तुम्हारे साथ इसकी हमेशा दोस्ती रही है, तुम्हारी बात को ये सुनता रहा है, लेकिन अब बहुत ज्यादा ये खौफ में है, कुछ तो याद करो। जी मैं तो नहीं मानता है ऐसी बातों को, लेकिन मुझे याद है। उसने वो वाला रात का वाकया बता दिया। कैसे मैं गया था जंगल में, उधर जी ये कोई गांव की औरत बैठी थी, मैंने कहा उससे पूछूं कोई मदद की जरूरत है, तो जैसे ही रोका जी, पता नहीं जंगल था, ये डर गया, बदकना शुरू हो गया, ऐसे उछलना शुरू हो गया। मैंने इसको चुप कराया, प्यार किया तो रुक गया। मैं जाके उस औरत से बात की कि मेरी बहन कोई मदद की जरूरत है तो बताओ, मैं तुम्हें लेके चलता हूं। वो आगे से बोली ही नहीं जी। तो फिर मैंने कहा जी मेरा काम तो था मदद के लिए रुकना, अगर वो नहीं मदद मांग रही तो फिर मैं छोड़ के वापस आया। तो ये आगे से परेशान था। मैंने इसको बड़ा चुप कराया, बड़ा मनाया, मेरी बात सुनता है, लेकिन इसने कोई बात मेरी सुनी ही नहीं है। मैं जितनी कोशिश की, मैं इसके ऊपर बैठ गया, अच्छा चल चल, तो ये फिर भागना शुरू हो गया जी। मैं कहा इसको भूख लगी है, घर जाके इसको चारा डाला। उस रात से इसने चारा नहीं खाया, अब ये खाता ही नहीं है। डॉक्टर ने कहा, वाले, ये जो जंगल होते हैं ना, यहां पे कई बलाएं होती हैं। तुम एक बात नहीं जानते, इंसान जिन चीजों को नहीं देख सकता, जानवरों को वो चीजें भी नजर आ जाती हैं। कुत्ता भी देख लेता है, घोड़ा भी देख लेता है, बिल्ली को भी नजर आ जाता है। ये भगवान ने उनके अंदर एक ऐसी हिस्स रखी है कि जो चीजें हमें नजर नहीं आ रही होती, वो सामने खड़ी होती हैं, तो ये मखलूक उनको देख लेती है। तेरे घोड़े ने उस जंगल में किसी को देखा है, वो कोई तो ऐसी चीज थी जिसको देख के वो बदक गया, जिस तरह तू बता रहा है, वो उखड़ गया और अजीब सी हरकतें करना शुरू हो गया। वो उस वक्त डर गया था, तूने उसको चुप कराया, वो रुक गया। और जब तू औरत के पास चला गया और बताता है वापस गया, तो तेरे पीछे शायद कोई चीज उसके सामने आई है। तू तो औरत के साथ बात करने में मसरूफ था ना, तू तो नहीं जानता। तूने उसको काफी फासले पे खड़ा किया था और तू तो औरत के साथ बात कर रहा था। पीछे कोई चीज उसके करीब गई है, कोई चीज गुजरी है, कोई चीज बैठी थी, कोई चीज दरख्त पे थी, कुछ तो ऐसा था जिसको उसने देख लिया। और जब तू वहां पे दोबारा पहुंचा है तो वो शदीद डरा हुआ था।
और तू जब उस पर बैठा है तो वो भाग पड़ा है, तू समझा भूखा है, वो भूखा नहीं था, वो खौफजदा था, वो बेजुबान है, उसके अंदर जुबान होती तुझे बता सकता क्या देखा है, इसलिए वो भागता रहा। उस दिन से इतना खौफजदा है कि उसने खाना पीना छोड़ दिया है। भाले एक काम कर, ये दवाइयां तो उसको खिला दे क्योंकि कमजोरी हो गई है इसके अंदर, लेकिन किसी पंडित को दिखा, लाजमी किसी पंडित को दिखा, नहीं तो तेरा घोड़ा बहुत ज्यादा खौफ में है। और जितना ये 7-8 दिनों में कमजोर हो गया है ना, कुछ भी हो सकता है। तुझे समझ लगी है मेरी बात? जी डॉक्टर साहब, मैं ये गोलियां भी ले लेता हूं और मैं कल ही किसी पंडित को इसको दिखाता हूं। वो शहर गया था घोड़े को दिखाने के लिए, इसलिए इतने दिन लेट हो गया था क्योंकि शहर काफी दूर था, वापस आते टाइम लग जाता। जब वापस डॉक्टर से उसने कागज पे पर्ची ली और दवाइयां भी ले ली और जब घर की तरफ रवाना हुआ तो ऑलरेडी बहुत देर हो चुकी थी। अब लंबा एक फासला तय करना था। वो रघु अपने घोड़े पे सवार हुआ और गांव की तरफ चल पड़ा। चलते 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 अभी उसने आधा रास्ता भी तय नहीं किया था, अभी आधे से भी ज्यादा रास्ता बाकी था। आधी रात हो गई कि एक जगह पे घोड़ा रुक सा गया, और ना सिर्फ रुक गया बल्कि फिर से उसी तरह उछलना शुरू हो गया, बदकना शुरू हो गया, अजीब सी आवाजें निकालना शुरू हो गया, हनहनाना शुरू हो गया। वो एकदम से परेशान हो गया कि क्या हुआ है इसको, और वो एकदम से नीचे उतरा। नीचे उतर के रघु को प्यार करना शुरू हो गया, उसको संभालना शुरू हो गया कि क्यों, क्या हो गया रघु, मैं तेरे साथ हूं, तू इतना डर गया है। उस दिन पता नहीं कौन सी चीज जंगल से गुजरी है, तूने उसको देख लिया है, तू इतना डर गया, रुक बस चुप कर। उसकी आंखों के आगे खड़ा हो गया, इसको चुप कराना शुरू हो गया, जैसे इसको कुछ ना नजर आए। अगर कुछ नजर आ रहा है तो उसने तभी देखा साइड से एक कन्या आ रही है, गांव की एक औरत जिसने घूंघट कर रखा है, और वो चलती हुई करीब आ रही है। वो वहीं पे रुका हुआ था कि कन्या पास ही आ गई। वो उससे बोला, आपको जाना है कहीं? मैं तो अपने इस गांव जा रहा हूं, देर बहुत हो गई है, मेरी बीवी बहुत परेशान होगी। हां, अगर आपको इसी गांव की तरफ जाना है तो आप बैठ जाइए, मैं आपको छोड़ दूंगा। किसी और तरफ जाना है तो मैं आज नहीं छोड़ सकूंगा, मैं बहुत देर हो गई है, शहर से लौट रहा हूं। तो औरत जैसे उसी गांव की तरफ जाना चाहती थी, वो सीधी आई, आकर घोड़े के पीछे बैठ गई। अब जो तांगा होता है उसके पीछे, तांगा यानी घोड़ा आगे होता है, तांगे के पीछे 2 तरह की सीट होती हैं। एक आगे की तरफ आप मुंह करके बैठे होते हैं, और जो पीछे वाली सीट होती है उसमें आप कमर करके बैठे होते हैं, यानी आपकी कमर घोड़े की तरफ होती है, और जहां पे अगला हिस्सा होता है वो घोड़े की तरफ आप मुंह करके बैठे होते हैं। पुराने जो तांगे होते थे, जिसको बग्घी आजकल के मॉडर्न दौर में कहते हैं, वो पीछे बैठ गई। उसने मुश्किलों से अपने घोड़े को, जिसके आंखों के आगे इस तरह खड़ा हो गया था कि कुछ देख ना सके, अगर कुछ नजर उसको आ रहा है, कुछ महसूस ना हो सके, उसको प्यार वगैरह किया, मुश्किलों से राजी किया और उसको आगे बढ़ा दिया। अब जैसे कैसे चल तो पड़ा, लेकिन घोड़ा अभी भी नॉर्मल नहीं था। चलते 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 घोड़ा फिर से बदक गया, और एक जगह पे जोर जोर से उसी तरह टांगे मारना शुरू हो गया, हनहनाना शुरू हो गया, बदकना शुरू हो गया। कि मतलब घोड़े की हालत ऐसे हो जाती है कि वो अपनी अगली टांगे एकदम से उठाना शुरू कर देता है, ही आवाज़ें निकालना शुरू कर देता है, और हिलना शुरू हो जाता है, बेचैन सा हो जाता है, जिसको देख के आपको अंदाज़ा हो जाता है कि कुछ बेचैनी है इसके अंदर। वो फिर से नीचे उतरा कि क्या हुआ है तुझे, क्या हुआ है रघु? उसको समझा रहा, बातें कर रहा कि फिर से एक गांव की कन्या, गांव की औरत उसी तरह घूंघट किए साइड से आई। उसने उसको देखा और उसको कहा, आपको अब कहां जाना है? मैं तो फलां जगह पे जा रहा हूं, मैं वहां तक लेके जा सकता हूं, उसके इलाका नहीं। जिस तरह उसने पीछे कहा था किसी को, वो भी चुप करके पीछे उसी कन्या के साथ बैठ गई, उसी औरत के साथ बैठ गई। घोड़े को उसने मुश्किलों से नॉर्मल किया, जिस तरह वो बदका हुआ था, फिर उसके ऊपर बैठा और घोड़े को चला दिया। अभी तकरीबन उसने थोड़ा ही फासला तय किया था कि घोड़ा की हालत फिर से उसी तरह होना शुरू हो गई, और जैसे ही घोड़े की हालत हुई, उसके नीचे उतर के उससे बातें करना शुरू हो गया कि यार रघु, तुझे क्या हो गया है, क्या मसला है, तू क्यों इतना डर गया है, किस चीज को तूने देख लिया है, कुछ भी तो नहीं है, कहाँ है?
डॉक्टर भी कहता था जो चीज़ तुझे नज़र आ रही है मुझे नज़र नहीं आ रही। इंसान उसको नहीं देख सकते, जानवर उसको देख लेता है। तुझे कुछ नज़र आ रहा है, मैं इतना तो समझ गया हूँ, लेकिन सामने कहाँ है, किस तरफ है? तू बेजुबान है, तेरी जुबान होती तो मुझे कम से कम बता तो सकता। अच्छा अब बस कर, डर मत, डर मत, तू आंखें बंद करना, डर मत। वो भी बातें ही कर रहा था कि उसी तरह की एक तीसरी कन्या जब निकल के आई तो उसके दिल में शक पैदा हुआ कि तीसरी कन्या आ गई है, सेम उसी तरह, मतलब लिबास तो गांव की तरह के थे लेकिन एक जैसे तो नहीं थे, डिफरेंट लिबास थे, लेकिन उसी तरह घूंघट किए हुए। उसको देख के वो एकदम से हुआ, देखा पीछे बैठी हुई हैं, चुप करके दोनों बैठी हैं कमर करके, यानी उनका मुंह पीछे की तरफ है, और एक तीसरी आ गई है। अब उसने जब तीसरी को देखा ना, अब वो परेशान हुआ। उसकी तरफ कुछ देर वो देखता रहा और उसके दिल में आया कि क्या यही तो कोई चक्कर तो नहीं है, दो पहले बैठी हैं, आज ही तीसरी आ गई है। उसने उसको कुछ भी नहीं कहा, उसकी तरफ खड़ा देखता रहा। वो औरत जिसने घूंघट किया हुआ था आके खड़ी हुई और चुप करके जाके उन तीनों के साथ बैठ गई। वो तीनों के साथ जब बैठ गई ना, तो वो चुप करके घोड़े के ऊपर आके बैठ गया। घोड़े को उसने आगे बढ़ा दिया। आगे जाते जाते वो खामोशी से मुड़ के पीछे तीनों औरतों की तरफ देखता, लेकिन वो तीनों घूंघट किए चुप करके बैठी हुई थी। अब उसके दिल में शक पड़ रहा है कि ये औरतें कौन हैं। तीसरी को तो मैंने बैठने का भी नहीं कहा, चलो पहली दो को कहा, उन्होंने जवाब नहीं दिया, लेकिन तीसरी को तो मैंने बैठने का भी नहीं कहा, ये भी आके बैठ गई, ये चक्कर क्या है। चलते 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 आगे उसको एक बिल्कुल रास्ते के बीच में गांव का एक बंदा नजर आया। पगड़ी उसने पहन रखी, गांव की तरह का लिबास पहन रखा, किसी और गांव का था। तांगा उस बंदे के करीब जैसे ही पहुंचा, घोड़े ने फिर से बदकना शुरू कर दिया, उस तरह हिलना शुरू कर दिया। वो एकदम से नीचे उतर गया, घोड़े को कवर करना शुरू कर दिया। घोड़ा इस दफा तो इतना बदक गया था, पहले से भी कई गुना ज्यादा, और वो परेशान सा हो गया। तभी उस शख्स ने, जो चल रहा था गांव का कोई शख्स, मुड़ा और उसने हंसते हुए कहा, भाला घोड़े को संभालने में लगा हुआ है, और वो जो बूढ़ा गांव का पगड़ी शगड़ी बांध के जा रहा था, उसने हंसते हुए कहा, क्या हो गया है तेरे घोड़े को कि रात के इस टाइम पागल हो गया है तेरा घोड़ा। वो उससे बोला, पता नहीं क्यों डर रहा है, क्या देख लिया है इसने, पागल हुए जा रहा है, मैं तो समझ नहीं पा रहा, पता नहीं क्या हुआ है इसके साथ। तो उसने आगे से कहा, अरे तेरा घोड़ा डरेगा नहीं तो और क्या होगा, जब तुम तीन बलाओं को लेके फिरोगे तभी तो वो डरेगा। तीन बलाएं तो तूने बिठा रखी हैं उस गरीब बेजबान पे, तो वो डरेगा नहीं। हा 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 हा। उसने कहका लगाया तो एकदम से घबरा गया। उसने कहा, ये क्या कह रहा है। उसने मुड़ के एकदम पीछे की तरफ देखा, तीनों औरतें अपनी जगह पर नहीं थी, वो जगह खाली थी। उसने इधर उधर देखा कि तीनों कहां गई, कोई पता नहीं। और एकदम से मुड़ा उस बंदे से पूछने के लिए कि भाई तुझे कैसे पता ये बलाएं हैं। तो उसने सामने देखा, सामने भी कोई नहीं था। वो हंसने वाला गांव का बंदा जिसने पगड़ी वगैरह धोती वगैरह पहन रखी थी गांव की तरह की, वो भी गायब हो चुका था हंसता हुआ, और पीछे तीनों औरतें भी गायब हो चुकी थी। उसको लगा अब मामला क्लियर है, सामने जो था ये भी गायब हो गया है, और जो तीनों पीछे बैठी थी इसको उसने बलाएं कहा है कि तू तीन बलाएं लेके फिर रहा है, और तू कहता है ये बेजुबान डरे भी ना, वो भी गायब हो गया था। वो बैठा और उसने रघु को इस तरह आवाज दी कि रघु भाग। वो खुद तो इतना नहीं डरा था, लेकिन रघु के लिए परेशान हो गया था, घोड़े के लिए। उसने घोड़े को दौड़ाया और घोड़ा वाकई इस तरह दौड़ना शुरू हो गया जैसे उड़ना चाहता हो, इतनी तेज दौड़ा। उसको लगा कि एक दो दफा तो लगा कि इतनी तेजी से दौड़ने की वजह से कहीं ये तांगा उलट ही ना जाए, लेकिन जैसे कैसे वो घर तक तो पहुंच गया। बीवी को परेशान भाया, तांगा बाहर खड़ा किया, घोड़े को अंदर लेके गया। घोड़ा हाँप रहा था। घोड़े को उसने फौरी जाके पानी आगे रखा, चारा उसके आगे रखा और उसके साथ खड़ा रहा, लेकिन घोड़ा हाँपता रहा। बीवी भी वहीं उस कमरे में आ गई कि क्या हुआ है। उसने कहा बाद में बताऊंगा, पहले ये नॉर्मल हो जाए, सुबह ही इसको पंडित के पास लेके जाना है, बहुत गड़बड़ हो गई है। खैर उसने कहा तू खा ले, इसको कल पंडित के पास लेके जाएंगे, ये वैसे भी इतने दिनों से नहीं खा रहा, अब कैसे खा लेगा, तू जबरदस्ती कर रहा है, ये नहीं खाएगा, कोशिश तो करने दे। रघु ने फिर कोशिश की कि किसी तरीके वो खा ले।
बाले ने कोशिश की कि रघु खा ले, लेकिन घोड़े ने कुछ नहीं खाया। तो उसने कहा सही कहता था डॉक्टर, सुबह इसको पंडित के पास लेके जाऊंगा, चल मुझे खाना दे। उसने खाना खाते हुए बीवी को सब बता दिया। तो बीवी ने कहा मैं तुझे कहती थी ना, तू डरता नहीं है, तुझे पहलवानी का शौक था, तू कहता था मैं चुड़ैलों को, आत्माओं को उठा के इस तरह पटक दूंगा, अब देख लिया। अरे तुझे कैसे पता वो तीनों चुड़ैलें थी? क्या पता कहीं उतर गई हो। और वो जो आगे आया था, हर तरफ तो अंधेरा था, पता नहीं चला गया हूं हंसते हुए। तू भी ना ऐसे ही डर जाती है, चल सो जा। खाना शाना खा के वो सो गए। सुबह उठा और उसने पहला फैसला यही किया कि आज पंडित के पास जाना है और पंडित के पास जाके घोड़े का इलाज कराना है, पूजा पाठ करानी है। वो जैसे ही घोड़े के कमरे में दाखिल हुआ तो क्या देखता है, घोड़ा सो रहा है। उसने कहा लगता है रात का डर गया है, आज लेटा हुआ है। वो उसके करीब गया, उसको हिलाया तो पता लगा घोड़ा मर चुका है। वो तो उसका साथी था, वो तो उससे बातें करता था, वो बेजुबान जरूर था लेकिन हनहना कर मुंह से आवाजें इस तरह की निकाल कर जवाब देता था। और उसी की वजह से उसके घर की रोजी रोटी चलती थी। वो उसको पहले खाना खिलाता था कि तू कमा के लाया है। वो मर चुका था। उस गरीब का तो वही सहारा था। वो रोना शुरू हो गया। और ये खबर दिन को गांव वालों को भी पता लग गई कि बाले का वाहिद सहारा उसका घोड़ा मर चुका है। उसने कहा अब मैं पंडित के पास क्या जाऊं, जिसके लिए जाना था वो तो मर चुका। बीवी ने कहा तू पंडित के पास जा। उसने कहा अब क्या, जो डर रहा था, जिसके लिए पंडित के पास जाना था वो तो मर गया, अब क्या डरना, अब क्या करना। काश अब्बा जिंदा होता तो मैं पहलवान बन चुका होता और पहलवानी में कई शहरों में जाके मुकाबले करता, लेकिन मैं अब्बा की मौत की वजह से ऐसा टूटा कि अब्बा वाला काम संभाल लिया, आज वो काम भी हाथ से गया, अब क्या करेंगे। बीवी परेशान होकर बोली क्या करेंगे। वो बोला कुछ नहीं, जंगल है ना, मैं लकड़ियां काट के लाऊंगा, लकड़ियां बेचूंगा। जिस तरह और लकड़हारे लकड़ियां काट के लाते हैं बेचते हैं, उनका भी तो गुजारा चलता है। तो पहलवान हूं, हाथ पैर सलामत हैं, तू क्यों परेशान होती है, परेशान मत हो। उसने कुल्हाड़ा खरीदा। अब वो जंगल में जाता, लकड़ियां काटता और आकर बेच देता। उन लकड़ियों की वजह से उनका गुजारा होना शुरू हो गया। और कोई हुनर भी तो नहीं था। पहलवानी का अगर कोई मुकाबला आता तो उसके लिए वो तैयार था कि वो लड़ेगा, लेकिन वो भी तो साल में एक दफा। उससे कितना अरसा बैठ के खाता। अब यही रूटीन हो गई। वो जंगल में जाता, लकड़ियां काटता और बेच देता। जंगल का घना हिस्सा जिसकी तरफ कोई नहीं जाते थे, जो लकड़हारे थे, वो शुरू के जंगल के जो हिस्से थे जहां पे खुश्क लकड़ियां होती थी वो उनको काटते थे, क्योंकि गीली लकड़ी को तो जलाया नहीं जा सकता था और उन दिनों में गैस वगैरह तो थी नहीं, तो यही लकड़ियां ही होती थी जिनको, सूखी लकड़ियों को खरीदा जाता और उनको जलाकर वो हांडी और रोटी पकाते थे। ये पहला लकड़हारा तो नहीं बना था। इससे पहले, बाले से पहले भी कई लोग थे जो उससे पहले लकड़ियां काटते और बेचते थे, क्योंकि उसके घर में भी जो रोटी पकती थी, जो तवा वो चूल्हे पे चढ़ाते, जो सालन हांडी में पकाते, उसकी बीवी और वो भी लकड़ियां खरीद कर लाते थे, क्योंकि उसके पास तो टाइम नहीं होता था कि काट के लाए। सुबह से गया तांगे पे और रात को लौटता था, तो वो अपनी बीवी को जहां बाकी चीजें लाकर देता, सब्जी खाने की चीजें, वहीं पे वो लकड़ियां भी खरीदता था। तो लकड़हारे तो पहले भी थे, लेकिन जंगल का वो हिस्सा जहां पे लकड़ियां काटी जाती थी, अब आहिस्ता आहिस्ता खुश्क लकड़ियां वहां पे खत्म हो रही थीं। और एक दिन तो ऐसा हुआ, ऐसी बारिश हुई, हर तरफ लकड़ियां गीली हो गई, दरख्त गीले हो गए। अब एक ही रास्ता था कि वो जंगल के उस घने हिस्से की तरफ चला जाए जहां पे अभी भी दरख्त इस तरह आपस में सर जोड़े हुए थे, उनके पत्ते, घनी टहनियां इतनी फैली हुई थी कि बारिश नीचे कम ही पहुंचती थी। उनकी टहनियों को काटा जा सकता था जो खुश्क मिलती और वो बेच सकता था, क्योंकि 2 दिन से मुसलसल बारिश चल रही थी और काम वाहिद घर का
पैसे का सोर्स ऑफ इनकम यही लकड़ियां थीं। उसने फैसला किया आज मैं जंगल के घने हिस्से की तरफ चला जाऊंगा। वो जंगल के घने हिस्से की तरफ चला गया। वो लकड़ियां देखकर हैरान रह गया कि इस घने हिस्से के अंदर तो बेइंतहा खुश्क लकड़ी है। लकड़हाले तो शुरू शुरू में काट के चले जाते हैं, यहां से अगर लकड़ियां काट काट के बेची जाएं ये तो ज्यादा पैसा मिलेगा। उसने लकड़ियां काटी और नीचे जमा करता गया। एक जगह पे वो लकड़ी काटने लगा कि उसके कानों में आवाज सुनाई दी, जानवर के गुर्राने की आवाज। उसने मुड़कर देखा तो पीछे एक लगड़ पगड़, जिसको हैना बोलते हैं, लगड़ पगड़ मौजूद था और वो उस पे हमला करना चाह रहा था। जैसे ही उसने उसको देखा तो फौरी तौर पे उसने अपना कुल्हाड़ा वहीं जमीन पे फेंका, उसी दरख्त के ऊपर चढ़ गया। वो हाइना जानवर लगड़ बगड़, जिसकी आगे वाली टांगे दोनों थोड़ी सी लंबी होती हैं और पीछे वाली टांगे दोनों थोड़ी सी छोटी होती हैं, वो उस दरख्त के इर्द गिर्द इस तरह घूमना शुरू हो गया कि अब ये नीचे उतरे तो मैं अपने इस शिकार को खा सकूं। लगड़ बगड़ शेर कोई अपना शिकार करता है तो ये 5-6 हों तो इस शेर से उसका शिकार खींच लेते हैं, चीते से भी अपना शिकार खींच लेते हैं। ये वाहिद लगड़ बगड़ हीना ऐसे जानवर हैं जो 3-4 हों तो शेर जैसा जानवर भी जो जंगल का बादशाह कहलाता है अपना शिकार इनके आगे छोड़कर भाग जाता है। अब वो नीचे मौजूद था और ये ऊपर बैठा हुआ था। उसको जैसे समझ लग गई कि ये नीचे उतरेगा मैं इसको खाऊंगा, वो भी नीचे बैठ गया। अब ये दबक कर ऊपर बैठा हुआ है, यहां तक कि रात हो गई। अब उस जानवर को नजर आया कि अब काफी रात हो गई, ये तो उतरने का नाम ही नहीं ले रहा, मैं जाऊं। लेकिन ऊपर बैठा हुआ बाला परेशान था कि अब मैं नीचे उतरूं वो जा चुका होगा, क्योंकि वो जो लगड़ बगड़ जो उसके सामने आया था वो बहुत बड़ा था। आम साइज के लगड़ बगड़ इतने नहीं होते, वो बहुत बड़ी साइज का था। वो उससे लड़ना भी चाहता कुल्हाड़े से तो मुश्किल था, क्योंकि उसी वक्त जब लगड़ बगड़ आया था तो उसने देख लिया था कि ये लगड़ बगड़ अकेला नहीं है, इसके साथ एक पूरा झुंड है। उस झुंड की इस पे निगाह नहीं पड़ी थी। ये जड़ के ऊपर चढ़ गया था और ये जैसे ही ऊपर चढ़ा तो उस झुंड को उसने अपनी आवाजें निकाली। तो वो जैसे ही दरख्त पे चढ़ा तो वो झुंड जो मौजूद था 8-10 जो थे लगड़ बगड़, वो सारे आ गए। अब एक तो वहीं दरख्त के नीचे बैठा रहा, बाकी जो झुंड था वो इधर उधर मौजूद रहा। जैसे ये पहरा दे रहा है नीचे उतरेगा तो ये हमें आवाज दे देगा, बाकी इर्द गिर्द मौजूद थे। और उसी चक्कर में रात हो गई। वो जो झुंड था वो तो पहले चला गया, ये नीचे बैठा हुआ था। अब ये नीचे से हटता तो वो भी नीचे उतरता। जब ये भी चला गया तो आहिस्ता आहिस्ता डरते डरते नीचे उतरा कि कहीं कोई देख ही ना ले और एक दूसरे को आवाज दे के बुला ना ले। उसने कुल्हाड़ा उठाया और वो जो लकड़ियां पड़ी थीं जल्दी से वो उठाई कि खाली हाथ जाऊंगा तो भूखा रह जाऊंगा, और चलता हुआ वापस जाना शुरू हो गया। वो जंगल में अभी कुछ ही उसने रास्ता तय किया था कि उसको अंदाजा हुआ कि रात के इस अंधेरे में जहां उसकी आंखें मुश्किलों से रास्ता देख पा रही हैं, जहां जंगली जानवर भी इस वक्त मौजूद हैं, कहीं से भी जानवर उस पर हमला कर सकते हैं, वो रास्ता भूल चुका है। अब वो परेशान कि मैं तो रास्ता भूल चुका हूं, वो इधर उधर रास्ते में जाने की कोशिश करे, उसको कुछ समझ ना आई कि तभी उसके कानों में एक कहका सुनाई दिया। जैसे ही उसने कहका सुना तो उसने पीछे मुड़ के देखा, वही औरत जिसने घूंघट किया था और उसके तांगे पर आकर बैठ गई थी, वही औरत सामने खड़ी थी और शायद कहका उसी ने लगाया था। अभी उसने उस औरत को देखा ही था जिसने कहका लगाया था, और पीछे मुड़ के देखा ही था तो उसने देखा लेफ्ट साइड से भी एक औरत, राइट साइड भी एक औरत आ गई। एक सामने खड़ी है, एक लेफ्ट से और एक राइट से आ गई है। और ये बिल्कुल वैसी ही तीनों औरतें थीं जो उसके तांगे के पीछे बैठी थीं और कभी गायब हो गई थी। वो पहचान गया, समझ गया कि ये इंसान नहीं है, कोई और मखलूक लग रही है। और उसका यकीन उस वक्त पक्का यकीन उसको हो गया जब वो बाकी दोनों जो लेफ्ट और राइट से चलती हुई आ रही थी वो आती ही उसी औरत के अंदर चली गई और वो तीनों एक बन गई। यानी जो लेफ्ट से भी आई, राइट से भी आई, वो जो सामने पहले खड़ी थी उसके वजूद के अंदर दाखिल हो गई। अब
3 की बजाय 1 खड़ी थी। उसने उसी तरह घूंघट किया हुआ था, हाथों में उसी तरह चूड़ियां पहनी हुई थी, वहां का घघरा पहना हुआ था। तो उसने कुल्हाड़ा अपने दोनों हाथ में पकड़ लिया, लकड़ियां नीचे गिरा दी और बोला, कौन है तू और क्या चाहती है तू? तूने मेरे घोड़े को भी मारा है, मैं तुझे आज जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं आज तेरी गर्दन उतार दूंगा। और उसी वक्त उसने कुल्हाड़ा इस अंदाज में ऊपर लहराया कि वो उसकी गर्दन काटना चाहता था कि उसी वक्त उस औरत ने अपने दोनों बाजू को ऊपर किया और अपने सर पे डाला हुआ वो जो पल्लू था, जो दुपट्टा था जिससे उसने अपना घूंघट किया हुआ था, उस घूंघट को पीछे हटा दिया कि ये ले मेरी गर्दन को काट। यानी उस घूंघट की वजह से उसकी गर्दन भी छुपी हुई थी, उसका चेहरा भी छुपा हुआ था और गर्दन भी छुपी हुई थी। और उसने जैसे ही कुल्हाड़ी का वार करना चाहा, उसने अपना घूंघट हटा दिया कि ये ले अब गर्दन पे मार। वो गर्दन पे कहां से वार करता, वो तो सिर्फ धड़ था, धड़ के ऊपर गर्दन ही नहीं थी, सर भी नहीं था। ऐसा लगता था कि वो घूंघट हवा के ऊपर खड़ा हुआ है। जैसे इंसान के कंधे होते हैं, कंधों के साथ ही ये गर्दन ऊपर की तरफ जाती है और गर्दन से ऊपर सर होता है। ना ही उस औरत का सर था, ना ही उस औरत की कोई गर्दन थी, सर कटी औरत खड़ी थी। लेकिन वो हिस्सा जहां पे गर्दन होती है वहां पे कोई खून नहीं था, कोई निशान भी नहीं था, जैसे वो पहले से ही हिस्सा बंद हो। यानी उसके वजूद का वो ऐसा हिस्सा था कि सिर्फ कंधे हैं, स्ट्रेट कंधे, कोई जख्म नहीं, कोई कटा हुआ निशान नहीं। ऐसा लगता था जैसे यहां पे कोई कभी गर्दन थी ही नहीं, कोई गर्दन की जगह ही नहीं है। और जोर से उसने कहका लगाया। जिसने पहले कहका लगाया था, अपने उस घूंघट को पीछे करके फिर से उसने कहका लगाया, जिसका मुंह ही नहीं था, सर ही नहीं था, तो वो कहका कहां से आ रहा था? वो जो कुल्हाड़े का वार करने जा रहा था वो ऐसा डरा कि कुल्हाड़ा भी वहीं फेंका और तेजी से दौड़ना शुरू कर दिया। उसके पीछे कहकों की आवाज आ रही थी। अब एक नहीं, 4-5 मुख्तलिफ सिमतों से कहके आ रहे थे और उसको उसी शख्स की आवाज भी सुनाई दी। उसने उसको देखा नहीं जो घोड़े के सामने आया था। उसने कहा था, घोड़ा डरेगा नहीं तो और क्या होगा कि तूने 3 बलाएं भी तो पीछे बटा रखी हैं। ये वही आवाज थी कि पीछे से हंसती हुई उसी आवाज को उसने सुना, तू तो डरता नहीं है, अब भागता क्यों है? पहले इन 3 बलाओं को खुद ही घोड़े पे लेके फिरता रहा, अब डर के भाग रहा है। रुकना, रुक के देखना पीछे कौन कौन है, कौन कौन तेरा इंतजार कर रहा है। तू तो उठा के पटकना चाहता था ना कि मेरे हाथ कोई चढ़ा, मैं गर्दन मरोड़ दूंगा, उठा के पटक दूंगा, पटकना। और उसके पीछे दौड़ने की आवाजें आ रही हैं, उसके कान ये जुमले सुन रहे हैं। वो पागलों की तरह दौड़ता रहा। दौड़ते 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 कैसे वो अपने घर पहुंचा उसको नहीं पता। रास्ता उसको याद था नहीं था, जो रास्ता भटक चुका था वो सारी रात भागता रहा। 2-3 दफा गिरा, मुंह के बल गिरा, लेकिन उठ के भाग पड़ा। पीछे क्या आवाजें आ रही थी, पीछे कौन आ रहा था, उसका दिमाग ही बंद हो गया था, उसको कुछ याद नहीं। जब उसको होश आया तो अपने घर मौजूद था। वहां पे एक पंडित मौजूद थे, उसकी बीवी और उसका बच्चा उसके लिए परेशान थे। और उसको होश में आता देख के जो बीवी उसकी मुसलसल रो रही थी, उसने भगवान का शुक्र अदा किया कि वो होश में आ गया है। उससे बोली, शुक्र है भगवान का आप होश में आ गए। वो बोला, मैं घर कैसे पहुंचाऊं? तो वो बोली, आप भागते भागते जंगल में बेहोश हो गए थे और लकड़हारे वहां लकड़ियां काटने के लिए गए तो उनकी निगाह आप पे पड़ गई और वो आपको उठाकर गांव ले आए। तो गांव वालों ने बताया तो अपना बाला है, और वो तुझे घर ले आए। तू बेहोश था, होश में नहीं आ रहा था, मैंने पंडित साहब को बुलाया है। लेकिन जब तुझे घर लेके आए हैं, बेटा बहुत डरना शुरू हो गया था। राहुल चीखें मारना शुरू हो गया था, राहुल की हालत खराब हो गई थी। वो तेरे बेहोश जिस्म को उठाकर लाए थे। जब तेरे बेहोश जिस्म को चारपाई पे रख दिया तो बाला था कि चीखें मारी जा रहा था, चीखें मारी जा रहा था। मैं समझ गई बाला कुछ देख रहा है। मैं पंडित जी को बुला के लाई और पंडित जी ने तुझे होश में लाया है।
और वो पंडित जी के आगे हाथ बांध के खड़ी हो गई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पंडित बोले, अभी तो अधूरा काम है, इसको तो मुकम्मल करना है और आज रात ही मुकम्मल होगा। तुझे किसी ने नहीं कहा था कि तू पंडित के पास जा और तू पूजा पाठ करा? तुझे तो कब की पूजा पाठ करा लेनी चाहिए थी। उसका बसेरा तो तेरे घर में आज से नहीं है, वो तो कब से तेरे घर में बसेरा करके बैठी है। उसने फिर गीता को कहा, तो अपने बेटे को लेके अंदर जा, आज रात मैं यहीं बैठ के पूजा करूंगा। गांव के एक दो और लोगों को भी बुला लिया गया। जब रात हुई तो पंडित ने आग जलवाई, जल का पानी मंगवाया और उसके बाद वो पूजा करते रहे। पूजा करते करते उन्होंने कहके को सुना। वो कहका उस घर के उस कमरे की छत पे था जहां पे घोड़े को बांधा जाता था, जो अब खाली था। उस कमरे की छत से वो कहका आ रहा था कि पंडित ऊंची आवाज में बोले, तू क्या समझती है, मुझे पता नहीं है तेरा। मुझे पता है तू इस घर में कब से है, तभी तो मैं रुका था तुझे रात को बुलाने के लिए। सामने आ, सामने आ। तो वो चलती हुई सामने आ गई। उसी तरह उसने घूंघट किया हुआ था। गांव के वो दो लोग और वो बैठा हुआ बाला भी उसको देख रहा था, लेकिन पंडित ने उनका इस अंदाज में पानी भी पिला दिया था, जल भी पिला दिया था कि उनको नुकसान ना हो। और पंडित उससे बोले, क्यों तू इसके पीछे पड़ गई है? तूने उसके घोड़े को भी मार दिया और इसके पीछे पड़ गई है। तू चाहती तो तू इसको मार सकती थी, तूने इसे मारा क्यों नहीं? और बता, तू इसके पीछे क्यों पड़ी है? उसने उसी तरीके वो अपना घूंघट पीछे फेंक दिया और कोई सर कोई गर्दन नहीं थी। वो घूंघट पीछे चला गया, कुछ भी नहीं था। और आवाज सुनाई दी, ये डरता नहीं है। ये बीवी से कहता था कि मैं आत्मा को, मैं बदरूह को, मैं चुड़ैल को, मैं जिन को नहीं मानता। जब भी मेरे सामने आएंगे मैं तो उसको उठा के पटक दूंगा, उसकी गर्दन मरोड़ दूंगा। मैं भी तो कब से बेचैन हूं, जंगलों में भटकती फिर रही हूं। मैं अकेली थोड़ी हूं, मेरे साथ तो कितनी आत्माएं हैं, कितनी बदरूहें हैं, कितनी जिन्नात हैं, कितनी चुड़ैलें हैं, कितना कुछ पड़ा है। इसको कहे ये बाद में किसी और का मुकाबला करे, पहले मेरा तो करे। मैं तो चाहती तो इसको रात ही मार देती, लेकिन ये जो कहता है, मुझे भी तो कह के दिखाए कि मैं इसको गर्दन से पकड़ूंगा और पटक दूंगा। मैंने तो इसको इसलिए नहीं मारा कि मुझसे लड़े, मुझे गर्दन से पकड़े। आ ना, देख मेरी गर्दन देख, मुझे गर्दन से पकड़ और उठा के पटक दे। और उसने कहके लगाने शुरू कर दिए। कहां गर्दन? गर्दन तो थी ही नहीं, सारी नहीं था, तो कहां से गर्दन से पकड़ता? तो बोली, अभी तो मैंने इसको एक रूप दिखाया है, अभी तो इसने मेरा दूसरा रूप नहीं देखा। ये तो गर्दन से पकड़ना चाहता है ना, इसको बोल ये मुझे गर्दन से पकड़े, फिर मैं इसे अपना दूसरा रूप दिखाऊंगी। पंडित उससे बोले, सुन, तू जहां रहती है वहां वापस चली जा, और मैं ये भी जानता हूं तू अकेली नहीं है, तेरे साथ कई और भी हैं, और तू इस घर में अकेला बसेरा किए हुए है, और उस घोड़े को मारने वाली भी तू है। तेरे खौफ से वो मर गया है, एक गरीब इंसान है। हां, उसको नहीं पता था, उसने कह दिए वो जुमले, लेकिन तू भी जानती है कभी भी इंसान का और शैतान का मुकाबला नहीं हो सकता। तुझे मुकाबला करना है, तुझे लड़ना है ना, तू उससे क्या लड़ेगी? तू मुझसे लड़। मैं इसीलिए यहां मौजूद हूं कि तुझे लड़ना है ना किसी इंसान से, तो तुझसे वही इंसान लड़ सकता है जो तुझे देख भी सके और तेरे बारे में जान भी सके। वो आंख मेरे पास है, मैं तेरी उस रूप को भी जान चुका हूं जो तू इसको धमकी देके कह रही है मुझसे लड़, फिर मैं तुझे अपना अगला रूप दिखाऊंगी। मैं तेरा अगला रूप भी जानता हूं। तू मुझसे लड़ना, उसके पास तो वो शक्ति नहीं है शैतान से लड़ने की, मेरे पास शक्ति है शैतान से लड़ने की। आ, लड़ मुझसे और देख मैं तेरा हश्र क्या करता हूं। उसका ना रंग बदलना शुरू हो गया, ऐसे लग रहा था जैसे उसका जिस्म का रंग जो पहले अजीब सा था वो नीला होना शुरू हो गया। और वो उससे बोली, हे पंडित, मेरी लड़ाई तुझसे नहीं है, तू बीच में ना आ।
तो पंडित बोला, मेरा तो काम ही यही है, उस लड़ाई को खत्म करना। मैं तुझे फिर कह रहा हूं, मैं लड़ाई को अभी खत्म कर देता हूं, तो अभी चली जा और आज के बाद तू वापस कभी नहीं आएगी। तू अपने काम से काम रखेगी और इस गांव के किसी शख्स को, चाहे वो बाला हो या कोई भी हो, तू तंग नहीं करेगी। तो मैं बीच में से हटने को तैयार हूं, नहीं तो मैं लड़ाई लड़ने को तैयार हूं, मैं इसलिए बैठा हूं। और आज इस लड़ाई में मैं लड़ने पे आ गया तो तू अकेली नहीं, तेरे साथ जितने भी आएंगे मैं उनके साथ भी लड़ूंगा। और ये देख मेरी ताकत। उसने अपने हाथ में जो जल पकड़ा हुआ था, जल का पानी निकाला और जोर से ऊपर की तरफ फेंका। शायद एक कतरा कोई उसके ऊपर गिरा और उसके मुंह से जोरदार चीख निकल गई, उस मुंह से जो नजर ही नहीं आ रहा था, जिसकी गर्दन भी नहीं थी, मुंह भी नहीं था। और उससे बोली, ए पंडित रुक जा, मुझे तुझसे कोई लड़ाई मोल नहीं लेनी। मैं तो इसके साथ एक एक हाथ करना चाहती थी। ये बहुत मजाक उड़ाता था हमारा, अब सामने आए ना। पंडित ने कहा, बस बहुत हो गया, अब जा यहां से, और ये वादा करके जा कि तू दोबारा ना इसके सामने ना किसी और गांव वालों को तंग करेगी। और फिर पंडित ने जब उसको अपना ताकत का मुजाहरा कर दिया उस जल के जरिए, तो वो समझ गई इस पंडित से लड़ना बहुत मुश्किल है। और पंडित बोले, तू जानती है ना, अब मैं इसमें आ गया हूं। मैं उस वक्त तक नहीं हटूंगा जब तक मुझे यकीन ना आ जाए कि तू चली गई है। जब मुझे यकीन आ गया तू चली गई है, वापस नहीं आएगी, फिर मैं जाऊंगा, नहीं तो मैं यहीं रहूंगा इसी गांव में। और यूं वो हार मानने को तैयार हो गई कि हां, मेरी इसके साथ कोई दुश्मनी थोड़ी है, मैं तो इसको सबक सिखाना चाहती थी। लेकिन उसकी शक्ल से ही नजर आ रहा है, उसको पता लग गया है और आइंदा कभी ऐसी बात नहीं करेगा। और तभी वहीं पे बाला बोल पड़ा, हां ये सच है, मैं कभी ऐसी मखलूक से डरता नहीं था, इसलिए कि मेरा शायद पाला नहीं पड़ा था। और इतना कहूंगा, मैं तो तेरी मदद के लिए आया था। जब तू घूंघट करके बैठी थी जंगल में, मैं तेरी उस वक्त मदद के लिए आया था। मैंने उस वक्त तेरा मजाक तो नहीं उड़ाया था, लेकिन तूने बहुत सजा दे दी, मेरा घोड़ा मार दिया, तूने बहुत गलत किया। तो पंडित उसी वक्त गुस्से से बोले, हां, तूने इसके घोड़े को मारा है, तुझे इसका खुमियाजा भुगतना पड़ेगा, नहीं तो तुझे इसका कुछ देना होगा इसके बदले में। वो गरीब का घोड़ा मारा गया। और वो बोली, मैं तो सिर्फ रहना शुरू हो गई थी, मेरे खौफ से वो मर गया, वो डर गया, तो मैं क्या करूं। ठीक है, मेरी वजह से मरा है, ये ले। उसने अपने हाथ से एक चूड़ी निकाली और यूं फेंकी, ये ले, जा इसको बेच और घोड़ा ले ले। अगर ये पंडित ना आता तो मैं तेरा मुकाबला करती। जा, तुझे माफ किया। और पंडित ने उससे कुछ वादा लिया, कस्में दी, और उसके बाद वो वहां से गायब हो गई। पंडित ने उसे कहा, ये वो ठीक तो के गई है, तुझे खुमियाजा दे के गई है, इसको बेच और अपना घोड़ा ले ले और फिर से अपनी जिंदगी शुरू कर। लेकिन याद रखें, जंगलों में ना जाएं और कभी भी इस मखलूक से पंगा ना लें। ये जब शैतानी मखलूक होती है तो यह अना का मसला बना लेती है और फिर ये इंसान को नुकसान पहुंचाती है। बाले ने वो कंगन उठाया और उसको बेचा, और उसके बाद उसने वाकई एक और घोड़ा ले लिया, और उसके बाद फिर से वो घोड़ा चलाना शुरू हो गया। लेकिन वो उसकी जिंदगी का आखिरी दिन था, उसके बाद कभी भी वो रातों को घोड़ा नहीं चलाता था। उस पंडित की कही हुई बात पे अमल करता था कि अगर कभी मजबूरी में रात पड़ भी जाए तो ये पढ़ते रहना, और अगर कभी, पहले तो वो कोशिश करता था रात ना हो, घर पहुंच जाए, और अगर कभी रात हो भी जाती थी तो वो कभी इधर उधर नहीं देखता था, कोई सवारी मिलती भी थी उसको उठाता नहीं था, और वो लफ्ज़ जो पंडित ने पढ़ने के लिए दिए थे वो लफ्ज़ पढ़ते हुए वहां से गुजर जाता था। लेकिन ये कहानी, वो गांव के जो दो लोग मौजूद थे जिनको पंडित ने अपनी मदद के लिए बुलाया था, उनके सामने सब कुछ हुआ था। उन्होंने अगले दिन ये सब कुछ गांव को बता दिया था, और ये कहानी पूरे गांव को पता लग गई थी। और जब एक कहानी पूरे गांव को पता लग जाती है तो वो किरदार जो उस कहानी के हकीकी किरदार होते हैं, बाला उसका बच्चा, वो इस दुनिया में ना रहें, मर भी जाएं, लेकिन ये कहानी फिर मरती नहीं है। उस गांव की वो कहानी बन जाती है जिसको नस्ल दर नस्ल लोग सुनाते हैं कि हमारे गांव में ये इस तरह का सच्चा वाकया हुआ था। और बाले की कहानी आज भी हमारे गांव में बहुत ज्यादा मशहूर है।
आप लोगों को ये कहानी कैसे लगी नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा।